हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू द डेली मैराथन सेशन ऑफ ज्ञानश्री क्लासेस। हमारे सेशंस जो हैं वो लगातार आपके एग्जामिनेशन तक चलते रहेंगे। एक सेशन बीच में मिस हुआ है, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। और देखिए, ये हमारा 5वां मैराथन सेशन है। ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें हम पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन के क्वेश्चंस लेते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेते हैं और उससे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं, उनको लेते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपन यूनिवर्सिटीज वॉज स्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। यानी जो निम्नलिखित में से किस मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार की गई थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद। दूसरा है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम इग्नू कहते हैं, दिल्ली। कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर। और यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी नासिक। बताइए कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत, जिसमें बात किया गया था कि डिस्टेंस लर्निंग को हमें प्रमोट करना है और हमें ओपन यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो प्रमोट करना है। बताइए। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1985 में, 1985 में, याद रखिएगा। और ये जो है 1986 के जो रिकमेंडेशन आया था ना एजुकेशन पॉलिसी का, उसके तहत ही इसमें जो सारी चीज़ें हैं वो की गई। ये पॉलिसी जो है वो एम्फसाइज कर रहा था डिस्टेंस एजुकेशन के नीड, कितना ज़रूरी है डिस्टेंस एजुकेशन, उसके ऊपर जोर डाल रहा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन का एक्सेस पा सकें। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोग, चाहे कोई नौकरी पेशे में रहने वाले लोग हैं, तो वो उनके पास रेगुलर अगर क्लासरूम जाने का टाइम नहीं मिलता है तो ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए वो अपने कैरियर को बूस्ट कर सकते हैं। इग्नू जो है स्पेशली इसको क्रिएट किया गया था हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज़ में अटेंड नहीं कर सकते हैं क्लासेस को। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन उसी समय से और अभी तक ये चलता हुआ आ रहा है। और आपको भी मालूम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और कोई ये सोचे कि ओपन यूनिवर्सिटी से अगर मैं कोई कोर्स करूंगा तो उसकी वैलिडिटी, तो फिर देखिए उसकी वैलिडिटी उतनी ही रहेगी जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोर्स करेंगे तो उसकी रहेगी। तो ये बात ध्यान रखिए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, Which of the following statements are so related that they cannot both be true or nor they can both be false? बताना है आपको कि इनमें से बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जो कि दोनों एक साथ सही या दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, सम मैमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स और नो मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स। तो बताना है आपको कि कौन सा दो जो है ना वो एक साथ सही या एक साथ गलत नहीं हो सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करें दो स्टेटमेंट्स जो एक साथ गलत या सही नहीं हो सकते, तो आपको आगे क्या लिखा है ये देखने से पहले बस ऑल और सम को आप समझ लीजिए। देखिए, अगर ये कह रहा है ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, तो इसका मतलब यही है कि सभी मैमल्स वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं नो मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, तो इसका मतलब है कि कोई भी मैमल वर्टिब्रेट नहीं है। तो ये तो दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। कॉन्ट्रडिक्ट कर मतलब करने का मतलब हो गया कि एक दूसरे के ऑपोजिट में ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर एक तरफ आप कह रहे हो कि सारे मैमल्स वर्टिब्रेट्स हैं और एक तरफ आप कह रहे हो कि कोई भी मैमल वर्टिब्रेट नहीं है, तो मतलब ये तो आप अपने ही बात को जो है वो कटाक्ष कर रहे हो। तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकता है। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, सम मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, चलिए दोनों ठीक हो सकता है। सम मैमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, तो ये भी जो है इसके साथ नहीं बैठेगा। लेकिन नो मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स, ये अगर आप कर रहे हो ना तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट्स के हिसाब से ए और डी इसमें होगा इसका करेक्ट आंसर जो होगा। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि जहाँ पे आप कहोगे ऑल मैमल्स आर वर्टिब्रेट्स और सम मैमल्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, तो ये भी साथ में सही नहीं हो सकता है, ए और सी, है ना। और चूंकि ए सी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ए एंड डी आपको सेलेक्ट करना है। अगर दोनों हो जाएगा तो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करेंगे तो बोनस मार्क के तहत आपको जो है वो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इंडिस्पेंसिबल टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस बिकॉज इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय मीन्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। विच इनफॉर्मल पॉलिसी, यहाँ पॉलिसी हटा लीजिए, पॉलिसी होगा यहाँ पे, विच इनफॉर्मल पॉलिसी इज कमिटेड इन द अबव स्टेटमेंट। बताना है आपको कि कौन सी पॉलिसी कमिट हुई है ना? मतलब आप पॉलिसीज़ के बारे में जानते ही हो कि एक तो फॉर्मल पॉलिसी होता है जो स्ट्रक्चर में गलती होता है, स्टेटमेंट के स्ट्रक्चर में जो गलती होता है उसको हम फॉर्मल पॉलिसी कहते हैं। और वही इनफॉर्मल पॉलिसी
कई बार जो है जो स्टेटमेंट का मीनिंग है वो अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर देना या एक ही बात को घुमा घुमा के कहना, बहुत सारी चीज़ें, स्लिपरी स्लोप कहते हैं, रेड हेरिंग कहते हैं, जिसमें बात को ध्यान भटका देते हैं जो भी लोग से जिससे आप बात कर रहे हो। तो ये सारे फॉलिसीज होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना, आर्थिक प्रगति के लिए राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य है, क्योंकि आर्थिक प्रगति केवल राजनीतिक स्थिरता के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए इसमें कौन सा पॉलिसी कमिट हो रहा है, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया गया है इसमें एक चीज़ देखिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जा रहा है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए जो है ना, इसलिए इंडिस्पेंसिबल हो जा रहा है क्योंकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से ही अचीव की जा सकती है। अब ये दोनों चीज़ें तो एक ही बात कह रही है ना, यानी कि आप क्वेश्चन में ही आंसर और आंसर से ही क्वेश्चन बना रहे हो, इसको हम कहते हैं बैगिंग द क्वेश्चन, है ना। यानी प्रश्न पूछना और अब प्रश्न में ही जो है ना क्वेश्चन में आंसर, आंसर में क्वेश्चन कर रहे हो, यानी बातों को आप जो है गोल मोल कर रहे हो, है ना। तो ये हो जाएगा बेगिंग द क्वेश्चन, इसका सही आंसर, जिसमें आप एक ही चीज़ को क्वेश्चन में ही आंसर और आंसर में ही क्वेश्चन देने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और आपके पास मैंने पहले भी आपको पढ़ाया हुआ है कि कोई भी चीज़ लिखा होता है ना कि ये चीज़ें बाइबल में, भाई लिखा हुआ है कि गॉड ने बाइबल लिखा है ना, या फिर गॉड ने बाइबल जो है वो दिया है। तो किसी ने पूछ दिया कि बताइए गॉड ने बाइबल दिया, ये कहाँ लिखा है, तो उसने बोला कि ये बाइबल में लिखा है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा बाइबल में लिखा है, तो फिर बाइबल किसने लिखा है, तो गॉड ने लिखा है। तो ये बात तो बेगिंग द क्वेश्चन वाली हो गई कि उसी चीज़ को गोल मोल करके वहीं पहुंच जाना। तो यही चीज़ होती है बेगिंग द क्वेश्चन, जहाँ पर आप क्वेश्चन में ही आंसर, आंसर में ही क्वेश्चन जो है देते रहते हो, और वो फिर क्या होता है, एक साइकिल है वो चलता रहता है ना। तो ये जो है ना एक कंक्लूजन जो ऐसा होता है जो कि ये ट्राई करता है प्रूव करने के लिए कि जो भी अज्यूम किया गया इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली जो है ना वो प्रीमाइस में ही मौजूद है। इस केस में अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट अज्यूम कर रहा है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो इंडिस्पेंसिबल है इकोनॉमिक प्रोग्रेस से, और फिर यूज़ कर रहा है अजम्पशन को कंक्लूड करने के लिए कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है ना वो अचीव किया जा सकता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। लेकिन इसमें कोई भी एक्सटर्नल जस्टिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है, बाहर से कुछ नहीं, सारा चीज़ जो है वो क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है। तो आई होप कि आपको पिछला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो था, और आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ही इस मैराथन सेशन में लाया गया, और सारे ही मैराथन सेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको आइडेंटिफाई करना है वो सॉफ्टवेयर जिसे प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है मेंडली, टर्निटिन, कंपाइलर और आइथेंटिकेट। तो इसमें से बताना है कि बताइए कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर यूज़ होता है। और यहाँ पर ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, देखिए ए एंड बी ओनली, ए बी एंड सी ओनली, ए बी एंड डी ओनली, बी एंड डी ओनली। तो प्लेजरिज्म यानी साहित्यिक चोरी जैसे हम कहते हैं, जो किसी और के काम को आप कॉपी कर रहे हो विदाउट देयर परमिशन, विदाउट एक्नॉलेजिंग देम, उनको एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हो और आप उनके काम को कॉपी कर ले रहे हो। देखिए इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो होगा टर्निटिन और आइथेंटिकेट। बी एंड डी ओनली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो टर्निटिन और आइथेंटिकेट बहुत ही वेल नोन प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज होता है एकेडमिक और प्रोफेशनल सेटिंग्स में यूज करते हैं। और जब भी आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, तो उसमें इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं प्लेजरिज्म से बचने के लिए। मेंडली क्या है, देखिए मेंडली के बारे में बात करें तो एक रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है जिसको यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए और शेयर करने के लिए जो भी रिसर्च पेपर्स हैं, बिब्लियोग्राफी हैं, लेकिन ये प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने के लिए नहीं होता है ना। और वही बात करें कंपाइलर की, तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो ट्रांसलेट करता है कोड जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा है उसको दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ट्रांसलेट करता है, इसको हम कंपाइलर कहते हैं। तो बी एंड डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। In the year 1921, the idea of a national education system got a boost by transferring the control of education to, आपको बताना है वर्ष 1921 में शिक्षा का नियंत्रण स्थानांतरित करके राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विचार को बढ़ावा मिला। बताना है इसमें से कि किससे ट्रांसफर किया गया और कौन जो है पहले था जिसको ये पावर थी। आपके पास ऑप्शन है ब्रिटिश वाइसरॉय, इंडियन मिनिस्टर ऑफ प्रोविंसेस, क्रिश्चियन मिशनरीज और यूरोपियन एलिट्स। तो देखिए जिसे कंट्रोल ट्रांसफर किया गया वो थे प्रांतों के भारतीय मंत्री यानी इंडियन मिनिस्टर ऑफ प्रोविंसेस, इनको ट्रांसफर किया गया। और किससे ट्रांसफर किया गया, तो देखिए ये ट्रांसफर किया गया ब्रिटिश वाइसरॉय से। पहले ये पावर ब्रिटिश वाइसरॉय के पास होती थी। जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट मिला तो जो एजुकेशन के ऊपर कंट्रोल था वाइसरॉय का उसको हटाया गया, और तभी जाके आपके जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है उसको बूस्ट मिला इंडिया में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द इंडियन मिनिस्टर ऑफ प्रोविंसेस। और जो मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूँ मोंटागू केम्सफोर्ड
रिफॉर्म्स, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें दो यूनिवर्सिटीज़ के नाम आते हैं, एक तो ढाका यूनिवर्सिटी था और एक लखनऊ यूनिवर्सिटी था। लखनऊ में और ढाका में जो यूनिवर्सिटी थे वहीं पे ये बात हुआ और वहीं से ये सारी चीज़ें चालू हुई। तो पहले जो पावर ब्रिटिश वाइसरॉय के पास होती थी वो इंडियन मिनिस्टर ऑफ प्रोविंसेस को दिया गया, और एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है सेल्फ गवर्नेंस, अगर एजुकेशन को लेकर हम बात करें तो उसके लिए, ताकि जो एक आइडिया था ना नेशनल एजुकेशन सिस्टम इंडिया का होना चाहिए, उसके लिए ये बहुत बड़ा स्टेप था। 1921 में हुआ था, ये याद रखिएगा। अच्छा, मुझे अभी थोड़ा सा इन्फेक्शन है गले में, तो हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी भारी आ रही हो, या फिर मुझे थोड़ा सा अभी बोलने में भी तकलीफ है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रहा हो सुनने में या जो भी, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इवेल्युएटेड इन रिलेशन टू, यानी सभी प्रकार के संचार का मूल्यांकन किस किस संदर्भ में किया जाता है। पहला है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, दूसरा है रेडियो ट्रांसमिशन, तीसरा है टेलीविजन एंटरटेनमेंट, चौथा है इंटरनेट यूजर्स, यानी आमने सामने संचार, रेडियो प्रसारण, टेलीविजन मनोरंजन और इंटरनेट उपयोगकर्ता। तो यहाँ पर सभी प्रकार के संचार के बारे में बात किया गया, उसके मूल्यांकन के बारे में बात किया गया है। तो जब भी हम बात करते हैं हर प्रकार के संचार के मूल्यांकन को, तो वहाँ पर फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ऊपर आएगा। इसको कंसिडर किया जाता है सबसे फंडामेंटल, सबसे बेसिक और सबसे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। ये क्या करता है, एक बेंचमार्क जो है वो सेट करता है जो भी दूसरे टाइप के कम्युनिकेशन है उसके अगेंस्ट, जैसे रिटन कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिएटेड कम्युनिकेशन होता है, तो इन सभी से भी ऊपर फेस टू फेस कम्युनिकेशन को ही माना जाता है। और देखिए, जो इफेक्टिवनेस, क्लैरिटी और इमीडिएसी है फेस टू फेस इंटरेक्शन का ना, वो सबसे ज़्यादा होता है। अगर आप आमने सामने किसी से बात कर रहे हो तो उससे बेटर कुछ भी नहीं है। ये कोविड में भी आप देख सकते थे, कोविड-19 जब आया था तो कितना प्रॉब्लम होता था, ऑनलाइन लोग मीटिंग करते थे और उसमें वो चीज़ हो ही नहीं पाती थी। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में जो चीज़ें होती हैं वैसे जो है वो एक माहौल बन नहीं पाता था, है ना। और आप ऑनलाइन भले ही फेस टू फेस कर लेंगे, जो कि जो वहाँ फिजिकल प्रेजेंस में रह के जो आप मीटिंग्स कर लेते हो, जो आप डिसीजंस ले लेते हो, उसकी बात एक अलग होती है। तो ये जो है दूसरे कम्युनिकेशन मेथड्स के लिमिटेशंस हैं, जो कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन जो है उनसे बेटर साबित होता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आमने सामने का संचार, है ना। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स इज इनकरेक्टली मैच विद इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। बताना है आपको कि इसमें से कौन सा संक्षिप्त नाम है जो कि उसके विस्तारित रूप से गलत मेल खाता है। यहाँ पर एक गलत जो है फुल फॉर्म दिया हुआ है, उसी को आप पहचान करो कौन सा इसमें से है। पहला है इम्प्रिंट यानी इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, दूसरा है भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी, तीसरा है उमंग यानी यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज जनरेशन, और चौथा है पेटीएम यानी पे थ्रू मोबाइल। तो देखिए, जो इसमें गलत मैच है मैं बताता हूँ आपको, वो है सी, उमंग। देखिए, उमंग का जो रियल यहाँ पे फुल फॉर्म होगा वो होगा यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, है ना। गवर्नेंस यहाँ पे होगा, ना कि जनरेशन होगा, है ना। तो ये इसका यहाँ पर जनरेशन की जगह पे गवर्नेंस होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। और यही जो है इनकरेक्टली मैच्ड है, यहाँ पे पूछा है कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। अगला प्रश्न है, भारत में विज्ञान शिक्षा की शुरुआत 1817 में कलकत्ता में किस कॉलेज से की गई थी। बताना आपको कि साइंस एजुकेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन कलकत्ता इन 1817 एट, और आपको कॉलेज के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है सुरेंद्रनाथ कॉलेज, दूसरा है आशुतोष मुखर्जी कॉलेज, तीसरा है सेंट जेवियर्स कॉलेज और चौथा है हिंदू कॉलेज। तो हम जब बात करेंगे साइंस एजुकेशन की और कोलकाता में खास तौर से, तो यहाँ पर जो कॉलेज जिसमें साइंस एजुकेशन सबसे पहले आया था वो था सेंट जेवियर्स कॉलेज, और ये जो है ना इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका 1817 में। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई बार इस्टेब्लिशमेंट से भी प्रश्न आ जाता है। और ये इंस्टीट्यूशन जो था ना, ये वन ऑफ द फर्स्ट इन इंडिया था जो कि फॉर्मल साइंस एजुकेशन प्रोवाइड करता था। और दूसरे कॉलेजेस जो भी मेंशन है यहाँ पर तीनों, ये जो है ना इनसे साइंस एजुकेशन के इंट्रोडक्शन से लेके कोई भी इनसे जानकारी नहीं है। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, सेंट जेवियर्स कॉलेज। यही आपको ध्यान में भी रखना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेबसाइट से वीडियो स्ट्रीमिंग तकनीक का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल होगा। बताइए, व्हेन वॉचिंग वीडियोस फ्रॉम वेबसाइट यूजिंग स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन्वॉल्व। अब बताना है आपको, यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक भी सही हो सकता है, इसका कॉम्बिनेशन भी सही होता है। एक तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 2 सही हो सकता है या 3 भी सही हो सकते हैं। पहला है DNS, दूसरा है FTP और तीसरा है IP, है ना। तो एक चीज़ देखिए, एक तो आपको इन सभी का फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए और क्या इसके काम होते हैं, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ICT का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन में।
तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा कि जब आप स्ट्रीम करते हो, जैसे स्ट्रीमिंग का मतलब क्या हो गया, आप यूट्यूब देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप यूट्यूब अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो आप स्ट्रीम कर रहे हो। आप कोई भी जैसे नेटफ्लिक्स पे या प्राइम वीडियो पे या फिर जियो सिनेमा हो गया आपका, या फिर आपके सोनी लिव हो गया, G5 हो गया, ये सारे ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, हॉटस्टार हो गया, ये सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप वहाँ स्ट्रीम करते हो तो पूछ रहा है कि कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है वहाँ पे। तो देखिए डोमेन नेम सिस्टम जो है ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है जो भी वेबसाइट का डोमेन नेम है उसको एक आईपी एड्रेस में, ताकि आपका जो डिवाइस है ना वो कनेक्ट कर सके सर्वर से, जो भी सर्वर होस्ट कर रहा है वीडियो को। तो डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म डीएनएस का होता है, डोमेन नेम सिस्टम। और इसका काम जो है इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्ट्रीम कर रहे हो कुछ तो आपको उसके आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना, जो होस्ट के वीडियो तक आपको पहुंचाना, ये सारा डोमेन नेम सिस्टम से ही होता है। तो ये तो यूज़ होने ही वाला है, तो ए तो होगा ही होगा, यानी ये ऑप्शन हट गया। अब अगला है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्यों यूज होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? देखिए इसको यूज किया जाता है ट्रांसफ़र करने के लिए, फाइल्स अगर सर्वर्स के बीच में या क्लाइंट्स के बीच में आप फाइल ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो ये तो फाइल ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, इसका कोई लेना देना नहीं है स्ट्रीमिंग वीडियोस से। फिर आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो इसको यूज़ किया जाता है डेटा को रूट करने के लिए, जो भी डेटा पैकेट्स हैं ना उसको रूट किया जाता है सर्वर से आपके डिवाइस तक, तो इसका भी यूज होता है स्ट्रीमिंग करने के लिए। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए एंड सी ओनली, यानी सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये वाला क्वेश्चन अभी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि जैसे डोमेन नेम सिस्टम का उपयोग वेबसाइट के डोमेन नेम को आईपी के जो एड्रेस है, जो पता है उसका, उसमें अनुवादित करने के लिए किया जाता है, ताकि आपका डिवाइस जो है ना वो वीडियो होस्ट करने वाले सर्वर से कनेक्ट कर सके। वही जो आईपी है इंटरनेट प्रोटोकॉल, डेटा पैकेट्स को सर्वर से आपके डिवाइस तक रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है। वही फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आमतौर पर वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए उपयोग नहीं होता है, इसका उपयोग सर्वर और क्लाइंट के बीच फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। जब आप एक वेबसाइट को सुरक्षित तरीके से एक्सेस करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल डेटा को ट्रांसमिशन के दौरान एनक्रिप्ट करने में मदद करता है? बताइए। When accessing a website securely, which of the following protocols is involved in ensuring the data is encrypted during transmission? तो एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाला है, देखिए सिक्योरली के बारे में बात कर रहा है, सुरक्षित तरीके से। तो जब भी आप सुरक्षित तरीके से असेस करना चाहते हो वेबसाइट को, मैंने बार बार आपसे बताया है, तो वहाँ पर जब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ना तो उसमें एक सिक्योर्ड वाला ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ पे HTTPS दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे शामिल हो जाता है ना। तो HTTPS तो होगा ही होगा, आपको पता है यहाँ पे ऑप्शन है HTTP, HTTPS और FTP। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ओनली। ठीक है, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि डेटा जो है वो एनक्रिप्टेड हो ट्रांसमिशन के दौरान, यानी जब भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है तो उस दौरान जो है डेटा एनक्रिप्टेड हो, कोई भी एक्सेस ना कर पाए उसको। वहीं HTTP जो है ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसको डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ तो किया जाता है वेबसाइट पे चाहे इंटरनेट पे, लेकिन यहाँ पर कोई भी एनक्रिप्शन नहीं होता है, तो यहाँ सिक्योरिटी नहीं होती है। यहाँ सिक्योरली के बारे में बात किया गया सुरक्षित तरीके से, तो ये नहीं होगा। और FTP बताइए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, डेटा इंक्रिप्शन के लिए नहीं यूज किया, तो ये भी नहीं होगा। अब अगला प्रश्न है, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लैन में डिवाइसों को कनेक्ट करने के लिए सामान्यतः कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? बताना है आपको कि विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो देखिए लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में बात हो रहा है, तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी लैन की हम बात करें तो वहाँ पर ब्लूटूथ का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि लैन क्या होता है, एक तरीके से कंप्यूटर्स होते हैं ना, अब वो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक लोकल एरिया में। आप समझ लीजिए कि एक ऑफिस के अंदर जो भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं एक सर्वर से, तो उसको हम लैन कह देंगे, है ना। तो ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन इसे हम कहते हैं। तो इसके लिए, इसको कनेक्ट करने के लिए आपको किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है? इसको यूज़ करना पड़ता है ईथरनेट। ईथरनेट यानी सेकंड ओनली ही इसका होगा, सेलुलर भी नहीं होगा। सेलुलर मतलब आपका जो मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है डेटा वगैरह के लिए। और ईथरनेट क्या होता है, ये केबल्स होते हैं जिनके जरिए जोड़ा जाता है, ये इंटरनेट के केबल्स होते हैं, उनके जरिए सभी कंप्यूटर्स को आपस में भी जोड़ दिया जाता है। इसको वायर्ड कनेक्शंस कहते हैं। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। वही ब्लूटूथ जो है एक शॉर्ट रेंज जो है वो पर्सनल डिवाइस कनेक्शन के लिए यूज होता है, और सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है मोबाइल के लिए या फिर वाइड एरिया नेटवर्क के लिए यूज होता है। तो ये दोनों नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईथरनेट। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक मुख्य रूप से ईमेल संचार के लिए उपयोग की जाती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज प्राइमरली यूज फॉर ईमेल कम्युनिकेशन?
पहला ऑप्शन है SMTP, दूसरा है HTTP, तीसरा है POP3। तो देखिए SMTP और POP3 सबके बारे में मैंने आपसे बहुत विस्तार से बात किया है, जो भी हमने क्लासेस की हैं उसमें बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और देखिए ये सारे ही जो है ना या तो आए हुए क्वेश्चन हैं या आ सकते हैं, ये गारंटी है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ईमेल के बारे में तो ये हो जाएगा SMTP मतलब क्या होता है, ये होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसी के जरिए आप मेल को ट्रांसफ़र करते हैं, ईमेल्स को सेंड करने के लिए यूज़ होता है ये। वही POP3 के बारे में बात करें तो ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इसको हम कहते हैं, है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसको कहते हैं हम। और ये यूज किया जाता है ईमेल्स को रिसीव करने के लिए। तो एक भेजने के लिए यूज होता है SMTP और रिसीव करने के लिए ये सेंड और ये रिसीव के लिए यूज होता है। और HTTP में आपको मालूम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो है ना ईमेल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A एंड C ओनली, यानी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लग रहे हों। बहुत सारे ICT के क्वेश्चंस लेके आया हूँ ताकि एक एक टॉपिक किसी दिन ज़्यादा लेके आता हूँ, किसी दिन बहुत ज़्यादा मिक्स होता है। तो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में भी ये हेल्प करे। इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हार्डवेयर रिसोर्स एज ए सर्विस। अब बताना है आपको कि क्लाउड कंप्यूटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और हार्डवेयर संसाधनों को एक सेवा के रूप में प्रदान करता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। पहला ऑप्शन है SaaS, दूसरा है PaaS और तीसरा है IaaS। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के हम बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो SaaS है ये है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। PaaS यानी ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ये याद रखिएगा, देखिए एक ही क्वेश्चन में आपके कई चीज़ें जो है यहाँ पर कंप्लीट हो रही हैं। तो फुल फॉर्म आप जान रहे हो, उस चीज़ के बारे में भी आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑप्शन के थ्रू, और जो करेक्ट आंसर है वो तो पता चल ही रहा है। फिर तीसरा है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को इंटरनेट पे प्रोवाइड करता है ना, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड करने के लिए है। PaaS प्लेटफॉर्म सर्विस क्या है, ये ऑफर करता है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप डेवलप कर सकते हो और डिप्लॉय कर सकते हो एप्लीकेशन को। तो ये एक प्लेटफॉर्म दे देता है ना। वही अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्विस के बारे में बात करें तो ये प्रोवाइड करता है जो भी अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जो हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए उसको ये प्रोवाइड करता है IaaS के जरिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो कौन सा मॉडल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और हार्डवेयर रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो आपको मालूम है IaaS के बारे में जो हमने बात किया वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C ओनली, जो फोर्थ ऑप्शन है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है और साथ ही साथ हार्डवेयर रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ये सिर्फ आपको सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है इंटरनेट पे, वही प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस आपको एक प्लेटफॉर्म दे देता है ताकि आप डेवलप कर सको और डिप्लॉय कर सको एप्लीकेशंस को। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया C। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा डेटा बैकअप की विधि है जिसमें डेटा को इंटरनेट के माध्यम से एक दूरस्थ सर्वर पर कॉपी किया जाता है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डेटा बैकअप दैट इन्वॉल्व्स कॉपिंग डेटा टू अ रिमोट सर्वर ओवर द इंटरनेट। आपके ऑप्शंस हैं लोकल बैकअप, क्लाउड बैकअप या फिर फिजिकल बैकअप। तीन ऑप्शन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे होंगे तो आराम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लोकल बैकअप क्या होता है, जब भी आप जो है ना किसी डेटा को लोकल स्टोरेज डिवाइसेस पे कॉपी करते हो। लोकल स्टोरेज डिवाइसेस मतलब आप वहाँ पर पेन ड्राइव में या फिर आप जो है ना कोई भी SSD में, किसी भी चीज़ में आप लोकली स्टोर कर लिया आपने, तो उसको लोकल बैकअप कहेंगे। वही फिजिकल बैकअप क्या होता है, जहाँ पर आप डेटा को बैक कर रहे हो किसी फिजिकल मीडिया, जैसे कि डिस्क हो गया, टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप्स आते हैं, या फिर आप SSD हो गया, ये सारे फिजिकल बैकअप्स हैं। वही क्लाउड बैकअप के बारे में बात करें तो यहाँ पर डेटा को कॉपी करते हो आप रिमोट सर्वर पे इंटरनेट में। आप क्लाउड पे देखिए, जैसे जियो क्लाउड आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे क्या होता है, फिर गूगल ड्राइव होता है, उसमें क्या होता है, आप किसी भी फ़ोन में जहाँ पर आपका लॉगिन होता है अकाउंट, वहाँ पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और आप डेटा को अपलोड करते हैं और वो उस सर्वर पे चला जाता है। रिमोट सर्वर जिसे हम कहते हैं, वो कहीं दूर अमेरिका में या जहाँ भी उनका सर्वर होगा वहाँ होता है, लेकिन आपका डेटा जो है वो सिक्योर वहाँ पे, सुरक्षित वहाँ पे स्टोरेज रहता है उसका। तो उस क्लाउड बैकअप है, और क्लाउड बैकअप के जरिए आप जो है ना उसको एक्सेस भी कर सकते हैं कहीं से भी, और आपको उसको फिजिकली जो है रखने की जरूरत नहीं होती है। तो ये पूछा है कि कौन सा मेथड डेटा बैकअप कैसा है जहाँ पर कॉपी किया जाता है डेटा को एक रिमोट सर्वर पे इंटरनेट के जरिए, वो होगा क्लाउड बैकअप। तो B ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन B ओनली इज द करेक्ट आंसर।
तो आई होप कि आज के ये सारे ही क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे हों। बहुत ही अच्छे से चुन चुन के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो बिल्कुल ही दुरुस्त हो सके। और थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है और गले में इन्फेक्शन हुआ है, तो इस वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे आवाज़ में या सुनने में, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए और दोस्तों से अपने शेयर करिए, ताकि यूट्यूब इस काम को और आगे बढ़ाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए।